अपन 2012 बात मतलब ही नहीं है। 2012 बातों से नियम भी खूब बदल गए। आईपीसीसी भी आ गया था बाद में। हटा दिएगा। अब ना मेरा मेरा रील में लिंक ही नहीं, मैं तो चलो ठीक है उस पास, और उसके बाद में कभी गया ही नहीं, कोई लेना ना कोई देना, बस एक नाम के रह गए, कोई सेंस नहीं है। है ना यार, ये विचार से अपन कॉमर्स के नाम से अलग ही बनाते हैं सारा काम। कॉमर्स का सेगमेंट ही अलग बनाते हैं जो उसमें लोगों को रहे। हम्म। चलो देखो आगे देखो। देखिए आज अपन जो बात करेंगे टॉपिक, आपका जो उपभोक्ता संरक्षण चल रहा था उसको खत्म करेंगे आज। अब चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे कितने लगे, आज ये चैप्टर अपन पूरी तरह खत्म करेंगे उपभोक्ता संरक्षण को लेकर। ये टॉपिक आपका देखो रीट एसएसटी में भी इंपॉर्टेंट रखता है और आपकी कॉमर्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट, दोनों के अंदर महत्वपूर्ण होता है। ओके, कल की कक्षा में अपन ने 3 बिंदु पढ़े थे। अच्छा, इस कानून को अब 2019 के हिसाब से पढ़ो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि 2019 के हिसाब से ही चलाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी मैं इसके बारे में 2-4 बातें बता दूंगा, पूरी बात समझ। एक तो हमने इसका परिचय पढ़ा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है। अधिनियम वर्ड बोलो ना, 2019 बोलो ना 1986 बोलो, कि इसका परिचय हमने देखा। और एक होता कानून बनने के कारण, कि कानून क्यों बनाया गया, और एक पढ़ी विभिन्न प्रकार की हमने परिभाषाएं। ये सारी बातें अपन कल डिस्कस कर चुके थे, सारे पॉइंट अच्छे से पूरे कवर अपन कर लिए थे। समुचित प्रयोगशाला हो, शिकायत करता हूं, शिकायत हो, सारी बातें आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं आगे उपभोक्ता संरक्षण परिषदों को लेकर। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की बात अपन करेंगे, ये जो टॉपिक रहेगा यहां से अपनी कहानी चलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक तो उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का जो उल्लेख है ना, वो अध्याय नंबर 2 में किया गया है। एक बड़ी प्यारी बात है, अध्याय नंबर कौन सा है? 2। अध्याय नंबर 2 में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का उल्लेख किया गया और इस अध्याय नंबर 2 की धारा 3 से लेकर धारा 9 तक उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के बारे में बताया गया। धारा 3 से लेकर धारा 9 तक। ये मैं नए कानून की बता रहा हूं, नए का, क्योंकि नए कानून में टोटल अध्याय कितने? 8 और टोटल धाराएं 107। ये ध्यान रखना, ये मैं बता दूंगा, लिखा दूंगा। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख अध्याय नंबर 2 में है और धारा 3 से लेकर 9 में। अब बात आती कि उपभोक्ता संरक्षण परिषदें क्या होती है, क्या कार्य करती है, कितनी होती है और कैसे कैसे अपना काम करती है, ये चीजें समझनी होती है। सबसे पहली बात तो होती है उपभोक्ता संरक्षण परिषदें जो होती है ना, वो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उन उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार को समय समय पर परामर्श देने का कार्य करती है। सरकार को एडवाइस देती है, सरकार को परामर्श देने का कार्य करती है, यानी कि सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु काम करती है। अगर बात कर सलाह देने का कार्य करती है, ये सलाहकारी संस्थाओं के रूप में कार्य करती है। उपभोक्ताओं के हितों के हनन को रोकना हो, उनके अधिकारों के बारे में बात करी हो, इनके लिए मार्गदर्शन या सलाह देने का कार्य इन परिषदों का होता है। और उनके संबंध में नियम बनाने के लिए 3 स्तर पर 3 उपभोक्ता संरक्षण परिषदें आपकी बनी हुई हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया, जिसके लिए हमें धारा 3(1) की बात करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि धारा 3(1) में किसका उल्लेख है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। धारा नंबर 6(1) में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया और धारा नंबर 8(1) के अंदर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन आपका किया गया। तो इसका मतलब उपभोक्ता संरक्षण परिषदें कितने स्तर पे होगी? 3 स्तर। केंद्र स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। धारा 3, धारा 6, धारा 8, अध्याय बोले तो 2। ओके, इन परिषदों के द्वारा क्या उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा किया जाएगा? नहीं, ये उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा नहीं करती, बल्कि ये तो केवल और केवल सरकार को मार्गदर्शन देने का कार्य और सलाहकारी संस्था के तौर पर कार्य करती है। मार्गदर्शन और सलाहकारी संस्था के तौर पर कार्य करती है। ये उपभोक्ताओं के विवाद को किसी भी प्रकार से सेटल नहीं करती। उपभोक्ता के विवादों का इनसे कोई वास्ता नहीं होता, ये ध्यान में रखना होगा। अब देखो कैसे, अब अपन ने क्या किया, किताब के अंदर चेंजेस करना है, क्योंकि ये 1986 और 2003। तो अपन जानते केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख धारा नंबर 3(1) में किया गया।
राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का धारा नंबर 6(1) में है और इसका आपका 8(1) में। ये तो बड़ा, पहले भी 8(1) में, अभी भी 8(1) में आती है। तो एक तो ये बात होगी आपकी कि कौन सा, तो कहते हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसकी धारा नंबर 3(1) चैप्टर नंबर 2 में है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख जो है वो केंद्रीय और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसकी धारा नंबर 6(1) में है और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का धारा 8(1) में है। दोनों बातों की अध्याय कौन सा रहेगा आपका? 2 अध्याय रहेगा। 2 अध्याय से संबंधित बात यहां पर की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन सी सरकार करेगी? केंद्र सरकार करेगी। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन राज्य सरकार करेगी और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन भी आपकी राज्य सरकार ही करेगी। ओके, तो ये तो गया प्रावधान की कौन सी धारा में, 3, 6, 8, ये हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार। अच्छा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन से स्तर पर होगा? केंद्र स्तर। तो हर देश की एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। राज्य उपभोक्ता कौन से होगा? राज्य स्तर, यानी हर राज्य की कितनी होगी? एक। भारत में अलग अलग राज्यों की अलग होगी। और जिला होगी, जिला स्तर पर हर जिले में एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में पहले तो 150 होते थे, वर्तमान हो गए कितने? 36। वर्तमान में अपने 36 मेंबर होंगे, यानी 36 मेंबर्स इसके अंतर्गत होंगे। सदस्यों की अधिकतम संख्या 36 होगी। जबकि हम जानते हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की जब बात आती है तो उसके अंदर सदस्यों की संख्या वो 10 रहेगी और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है। बदलाव क्या है कि धारा 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, धारा नंबर 6 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, धारा नंबर 8(1) में जो है वो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन केंद्र सरकार केंद्र स्तर पे करेगी, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का राज्य सरकार राज्य स्तर पे करेगी और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन राज्य सरकार जिला स्तर पे करेगी। ओके, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में मेंबर होंगे 36, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद होंगे 10 और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की संख्या को लेकर ऐसा कोई प्रावधान यहां पर नहीं होता। चलिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल कितना होगा? 3 साल, 3 साल, 3 साल। इसका मतलब उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का सभी का जो कार्यकाल होगा कितने साल होगा? 3 साल के लिए होगा। 3 साल के लिए परिषदें अपना कार्य बखूबी करती रहेगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को साल में कम से कम एक सभा का आयोजन करना अनिवार्य होगा। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद को साल में कम से कम 2 सभाओं का आयोजन करना जरूरी होगा और प्रत्येक सभा से पहले 10 दिन पहले उनकी सूचना देना जरूरी होगा। और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का सभा होगी वो साल में कम से कम 2 होगी, ताकि अधिकतम कितनी भी हो सकती है लेकिन कम से कम 1, कम से कम 2, कम से कम 2। ओके, और प्रत्येक मीटिंग से पहले प्रत्येक मेंबर्स को 10 दिन पहले लिखित में सूचना देना भी क्या होगा? जरूरी होगा। यानी सूचना देना जरूरी होगा और उस सूचना के हिसाब से कार्य अपन करेंगे। पहले तक ये 6 के 6 पॉइंट याद हो जाएंगे क्या आपको? श्योर याद हो जाएंगे, अच्छे पक्का याद हो जाएंगे। मैंने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन होता है, यानी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का जो मंत्री होगा वो इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा? अध्यक्ष होगा। जो वर्तमान में कौन है देख लेना, कौन है, जो भी है देगा आगे मोदी सरकार में कौन बैठा हो देख लेंगे। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अध्यक्ष होगा जो तो ये करोड़ी कौन है? मीणा जी, डॉक्टर, क्योंकि खाद्य मंत्री वही अगर बात करें तो राज्य उपभोक्ता मामलों का क्या होगा? प्रभारी मंत्री होगा। ठीक है, तो यहां पर तो वो मंत्री होगा। अब अपन को ये पदेन है, इसका मतलब क्या हुआ कि उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के जो अध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे? पदेन होते हैं। मतलब इनकी नियुक्ति नहीं होती ना इनकी मनोनियुक्ति होती, कोई मतलब जो भी मंत्री होगा ऑटोमेटिकली इनका मेंबर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली मेंबर जाएगा। यानी कि जैसे कि सपोज करो कि भाई अभी मैं मजाक के तौर पर कहूं भाई, अगर मान लो कि इनके अगर मान लो बेटा होता है तो भाई ये पापा ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और इनकी वाइफ ऑटोमेटिक मम्मी बन जाएंगी और इनके पिताजी दादाजी बन जाएंगे। उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं है कि मैं शपथ लेता हूं कि इस बेटे का दादा मैं रहूंगा। ऑटोमेटिकली जो मंत्री बना ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन गया, उसको बोलने की जरूरत नहीं भाई मैं तो नहीं बनूंगा, भाई बनना पड़ेगा क्योंकि रूल्स है, यानी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो संबंधित जिले का जिलाधीश होगा, जो कलेक्टर होगा, वो कलेक्टर कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा। यानी जो भी जिस जिले में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगी वहां का जो भी कलेक्टर होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पदेन होते हैं। मतलब जो पद यहाँ केंद्रीय मामलों का मंत्री या राज्य मामलों का मंत्री और यहाँ जिले का कलेक्टर, बात करें जिलाधीश होगा, जिला कलेक्टर होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ का मेंबर आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत जाता है?
कहते हैं ना कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक आपकी स्वायत्त शासित संस्था होती है, अपने नियम कानून खुद बनाती है, इसका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जानते हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कंट्रोल होता है। अतः राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो होती है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को परामर्श देती है। ओके, ये इनको अच्छा, इस पर कंट्रोल कौन करेगी? केंद्रीय। इस पर कौन करेगी? राज्य। और इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो भाई सीधा जिला, भाई हमेशा कंट्रोल हमेशा ऊपर वाला करता है, तो जिले पर कौन करेगा? राज्य। राज्य पर केंद्र, और केंद्र पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कंट्रोल होता है। अर्थात जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो होती है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद को परामर्श देने का कार्य करती है, एडवाइस देने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। और जानते हैं कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। केंद्रीय उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कौन करती है? राज्य सरकार। और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार यहां पर करती है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, यहां तक की कहानी हमें पता होनी चाहिए। ओके, फिर अपन जानते हैं कि भाई अब उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की बात आती है। आप जानते हो कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद पूरे भारत की एक ही होगी। 15 अप्रैल 1987 में बनी थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। स्वायत्त शासित संस्था होगी, तो ये पहले बन गई, तो पहले बन गई थी। ओके, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद 25 मई 1988 में बनी थी। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। ओके, अब तुम कहोगे सर केंद्र की बता दी, राज्य की बता दी, जिले तो जिलों की नहीं बता सकते। जिले तो कितने? 33, और हर जिले में एक परिषद। हमें नहीं पता कौन सी परिषद कब बनी, किसी बाप को नहीं पता होगा, तो पे टेंशन है। केंद्र की बता सकते हो, हमारे राजस्थान की बता सकते हो। कल को तुम पूछो बिहार उपभोक्ता संरक्षण परिषद कब बनी, तो बिहार वाला टीचर बताएगा। हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण परिषद कब बनी, हरियाणा वाला बताएगा। अपने ठेका तो ले रखा, अपने ठेका किसका ले रखा है? राजस्थान का। राजस्थान की कब बनी? 25 मई 1988 में। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में, ये पता होगा। तो इस परिषद में तो टोटल मेंबर कितने होते हैं? 36। इसमें अधिकतम कितने? 10। इसका अगर मीटिंग साल में कम से कम एक, इसकी मीटिंग साल में कम से कम 2 होगी। इसका मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्री यहाँ का अध्यक्ष होगा, यहाँ राज्य उपभोक्ता मामलों का मंत्री अध्यक्ष होगा। इसका प्रावधान धारा नंबर 3 में, इसका प्रावधान धारा 6 में, जिला का प्रावधान 8 में। ओके, सभाओं की सूचना 10 दिन पहले देनी होगी। ओके, सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष छुट्टी मनाने कहीं गया हुआ है, घूमने वूमने गया, किरोड़ी मान मीना जी कहीं चले गए, तो फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी कहीं उसके साथ साथ चल दिया, तू चला मैं भी चलता हूं, तो फिर कोई भी मेंबर होगा, उन मेंबर्स में से कोई भी व्यक्ति जो होगा उसकी मीटिंग करेगा और आराम से अपना कार्य करता रहेगा। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एक कहानी कंप्लीट। ये था अध्याय नंबर कौन सा? 2, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो अध्याय नंबर 2 है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का उल्लेख किया गया है। धारा नंबर 3 से लेकर 9 तक। धारा नंबर 3(1) में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन है। धारा नंबर 6(1) में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन है। और धारा नंबर 8(1) के अंतर्गत जो है वो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। अब किताब खोलकर चुपचाप बैठ के बट पढ़ लो आराम से। चेंज करना जो कर लेना, 4(1) की जगह 3(1) करना है, 7(1) की जगह 6(1) करना है, 8(1) को 8(1) रहना है, 150 को 36 करना है। बाकी रामायण एज इट इज पढ़नी है। एज इट इज रामायण को ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ लो। और कोई चीज नहीं है तो आराम से खुल के पूछो, आराम से जो भी मन में डाउट हो, चाहे रीड का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, जो भी मन है। लिखने, कहने का मतलब होता है लिखने पर फोकस मत करो, बस पढ़ो आराम से, पूछो कोई बात नहीं है तो।
आराम से एक एक परिसर को ढंग से याद कर लेना क्या। अच्छा, परिषद क्या करती है, सलाह देती है कि मामलों को निपटाती है? सलाह देती है, सरकार को सलाह देती है, नियम कानून बनाती है। उपभोक्ताओं के संबंध में जो भी नियम कानून वो करेगी, इनके द्वारा उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा नहीं किया जाता। ये केवल सलाह देने का काम करती है। सलाहकारी संस्था, परामर्शदात्री संस्था, मार्गदर्शन देने वाली संस्था होती है जो एक दूसरे को मार्गदर्शन देने का कार्य करती है। बस इतना सा आपको याद रखना होता है। आराम से पढ़ लो, 2 मिनट का टाइम हो रहा है, अच्छे से पढ़ लो। जितना टाइम लिखने में करना उतना ही याद कर लो। समझिए, समझ लिखा रहा हूं हम लोगों को कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो 3-1 में है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण 6-1 में है, जिला आपकी आपके 8-1 में। एक केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक राज्य, एक केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर की बात आती है। बस इधर एक में 36, एक में 10 और एक में कोई पता नहीं होता है। एक में मिनिमम एक मीटिंग, एक में 2 और एक में 2 रहती है। बस खत्म, इतनी सी याद करनी होती है। सब एक दूसरे पर कंट्रोल करती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहां पर है? नई दिल्ली में। और राजस्थान की कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान की कब बनी? 25 मई 1988 को। और दिल्ली वाली कब बनी? 15 अप्रैल 1987 को। बात खत्म हो जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं। किताब तुम्हारे हाथ में, डाटा तुम्हारे पास है, चुपचाप बैठ के याद करो अच्छे से, बिल्कुल याद करो, पिन ड्रॉप साइलेंट पॉइंट, सारा पॉइंट याद होना चाहिए। आधे चैप्टर खत्म करेंगे, चाहे आधा घंटा 1 घंटा, आज का टारगेट इसी चैप्टर को लेकर चलेंगे आराम से। कोई भी मन में डाउट हो, 3 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर आरपीएससी ग्रेड सेकंड में मेरे पास ग्रेजुएशन, अब यार ये तो इनका कोई जवाब नहीं। मतलब मेरे पास ग्रेजुएशन में हिंदी है, बीएड में मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, हिंदी थी, तो मैं हिंदी से फॉर्म डाल, बिल्कुल डाल सकते हो, हिंदी से फॉर्म डाल सकते हो। पूछ रहे हो, बता रहे हो, मतलब पूछ रहे तो बता रहे, हिंदी से डाल सकते हो आप, हिंदी से आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर तुम्हारे ये उपभोक्ता, पीछे वाला पेज पलटो, पेज नंबर 114 पर देखो ना, उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, दिख रही है ना? पेज नंबर पीछे पलटो, उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, दिख रही है ना? अरे वो दादा, यहाँ उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, नीचे उधर, इसमें लिखो अध्याय नंबर कितना? 2। अध्याय 2 लिख लीजिए। और धारा कहां से लिखोगे आप लोग? 3 से लेकर 9, तो पता रहना चाहिए कि अध्याय नंबर जो 2 है उसमें धारा नंबर जो 3 से 9 तक है। तो फिर प्रश्न बन गया होगा कि धारा, इसका मतलब समझ गए, अध्याय नंबर 1 में धारा कहां से लेकर, 1 से लेकर 2, 1 में परिचय और 2 में परिभाषा है। बस खत्म। अभी अपन सारे खत्म करेंगे, टेंशन तुम जड़ से खत्म कर देंगे चैप्टर को।
आगे तुम्हें यहाँ तक। अब देखो आगे, आगे देखते हैं अपन, यहाँ तक आगे का पॉइंट आता है ना। अब अपना जो पॉइंट होता है उपभोक्ता के, कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया, तो मार्कर वहीं छोड़िया, मार्कर लेके आना, मेरे को मार्कर रह गया वहीं, मैं ले आऊँगा। हाँ समायोजित कैसे क्या लिख रखा, बताना क्या लिख रखा। तो सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, मतलब उस मीटिंग जो सभा होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। और अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो कोई भी सदस्य, सहमति से कोई भी सदस्य बनेगा वो उसकी अध्यक्षता वहां पर करेगा। ठीक है, अब देखो आगे, यहां तक की बात अपनी कंप्लीट होती है। अब अपन चलते हैं आगे पॉइंट। अब आगे आता है उपभोक्ता विवाद निवारण मंच। उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों की बात आती है तो देखो, सबसे पहले तो समझिए कि अपन जो नया कानून पढ़ रहे हैं 2019 का, इस कानून के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें टोटल अध्याय 8 है। जो अध्याय नंबर जो 1 है वो तो कहता है धारा 1 और 2 की बात करता है, जो मैं तुमको सिंपल शब्दों में समझा दूंगा। अध्याय नंबर जो 2 होता है वो आपका बात कर धारा नंबर 3 से लेकर 9, जिसमें हम उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की बात करते हैं। और अध्याय नंबर जो 3 है वो धारा 10 से लेकर 27 की बात करते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, CCPA, ये नया बना था। और यह है अध्याय नंबर आपका 4। ये अध्याय नंबर आपका 4 है जिसका नाम है उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, जहां पर धारा चलती है 28 से लेकर 73 तक। ओके, यहां तक 73 तक धाराओं का उल्लेख यहां पर किया जाता है। अब यहां पर बात आती है कि एक तो कहते हैं कि उपभोक्ता के विवाद, भाई उपभोक्ता का कोई भी विवाद होगा तो विवाद जब होगा तो उपभोक्ता उस विवाद को सुलझाएगा। तो उस सुलझाने के लिए, उसका निवारण करने या उसका समाधान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद 2019 के तहत 3 मंचों का गठन किया गया। चैप्टर नंबर 4 में जिला स्तर पर जिला मंच है जिसका उल्लेख धारा 28(1) में किया गया कि जिला स्तर पर जिला मंच राज्य सरकार बनाएगी, धारा 28(1) के तहत। और इस राज्य आयोग का गठन धारा नंबर 42(1) में किया गया और राष्ट्रीय आयोग का गठन धारा नंबर 53(1) में किया गया। अध्याय नंबर कौन सा है, 4। एक तो काम की बात यह है, ये धाराएं बड़ी काम की होती, काम आएगी, जो मैं लिखा रहा हूं वो धाराएं काम आएगी। तो पहली बात तो उपभोक्ता संरक्षण यानी उपभोक्ता विवाद निवारण मंच कौन से अध्याय में दे रखे, 4 नंबर के अध्याय में दे रखे हैं। ओके, नया कानून पढ़ना नहीं। ओके ओके, धारा कहां से कहता है 28 से लेकर 73। हमें सारी धाराएं नहीं पढ़नी क्योंकि हमें आरजेएस नहीं बनना, हमें वकील नहीं बनना, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जिला स्तर पर जो जिला मंच बना है वो धारा 28(1) में है, राज्य स्तर पर जो राज्य आयोग बना है वो धारा 42(1) में है, और केंद्र स्तर पर जो राष्ट्रीय आयोग बना है वो धारा 53(1) में। इतना तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए, इतनी जानकारी हमें पड़ेगी पड़ेगी। ओके, तो इसका मतलब उपभोक्ता के विवादों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अध्याय नंबर 4 में उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया, जिसमें धारा 28 से 73 के प्रावधान दिए गए। बताओ, इतना याद हो जाएगा क्या? 28(1) में कौन सा मंच है, जिला मंच है।
ओके। फिर उसके बाद आपका जो होता है जिला मंच या जिला उपभोक्ता संरक्षण या जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग बोलो, मंच बोलो, आयोग बोलो, एक ही बात है। ओके, जिला आयोग बोलो, राज्य आयोग बोलो या राष्ट्रीय आयोग। अच्छा, ये आयोग सलाह देंगे या विवादों का निपटारा करेंगे? विवादों का निपटारा। सलाह देने का काम तो परिषदों का होता है, ये तो निपटारा करेंगे। सलाह देने का काम तो हो गया भाई। भाई सीधी सी बात है, ये समझ लीजिए कि आज इस संस्था में कोई प्रॉब्लम तो निपटारा कौन करूंगा? मैं। और सलाह देने का कार्य कौन करे? अलग लोग। भाई फाइनल सेटलमेंट तो मैं करूंगा। अगर उपभोक्ता का कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी मामला है, तो ये सारे मंच क्या करेंगे? उसको सेटल करने का कार्य करेंगे। ओके, अब इनको आराम से टेबल में पढ़ेंगे। जिला मंच, अब बताओ इसका उल्लेख कौन सी धारा 28(1) में है? कोई दिक्कत? राज्य आयोग का गठन धारा आपकी 42(1) में, कोई दिक्कत? और राष्ट्रीय आयोग का गठन धारा नंबर 53(1) में, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए कानून, पुराने कानून को नए कानून में बदलना है तो पुराना नया समझ आएगा। अच्छा, जिला मंच का गठन कौन सी सरकार करेगी? राज्य सरकार। कौन से स्तर पर? ओके, हर जिले में कम से कम एक, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। राज्य आयोग का गठन भी कौन करेगी? राज्य सरकार। कौन से राज्य? हर राज्य में क्या होगा? एक, हर राज्य का एक राज्य आयोग होगा। अच्छा, राष्ट्रीय आयोग का गठन कौन करेगी? केंद्र सरकार। कौन से स्तर पर? केंद्र स्तर पर। अब बताओ, धारा समझ में आ गई, गठन समझ में आ गया, स्तर समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। धारा कहां से? 28 से 73 तक। 28(1) में कौन सा है? जिला मंच। 42(1) में कौन है? राज्य आयोग। और 53(1) में कौन सा है? राष्ट्रीय आयोग। तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? जिला मंच का गठन कौन करेगी? राज्य सरकार। कौन से स्तर पर? जिला स्तर। राज्य आयोग का गठन राज्य सरकार, राज्य स्तर पर। और केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय आयोग या राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा, और वो भी कौन से स्तर पर? केंद्र स्तर। अब इतना समझ में आ जाए तो हाँ बोलो भाई। ओके, जिला मंच प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक स्थापित हो सकता है। कम से कम एक तो होगा। जैसे राजस्थान में टोटल मिला के 34 है, जयपुर में 2 आ जाता है। अच्छा, राज्य आयोग का गठन राज्य में कितना होगा? एक होगा। और राष्ट्र पूरे देश का एक होगा, राष्ट्रीय आयोग की बात अगर करें तो। अच्छा, जिला मंच में मामला कितना होगा? 1 करोड़ तक। पहले होता था 20, अब 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा कौन करेगा? जिला मंच। 1 से 10 करोड़ तक के मामलों का निपटारा कौन करेगा? राज्य आयोग। और 10 करोड़ से अधिक के मामलों का निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रीय आयोग करेगा। ये मामलों का निपटारा, यानी कि अगर किसी भी उपभोक्ता का 1 करोड़ तक का मामला है, तो वो अपने जिले के न्यायाधीश में जाएगा और वहां पर क्या करेगा? मामला दर्ज कराएगा, जिस जिले में वो रहता है। जैसे मान लो कि कोटा जिले का कोई व्यक्ति है, उसके साथ 1 करोड़ से कम का कोई मामला है, तो वो कोटा के जिला मंच में जाएगा और वहां मामला दर्ज कराएगा। 1 से 10 करोड़ तक का मामला है तो कहां जाएगा? राज्य आयोग में। और 10 करोड़ से अधिक का मामला होगा तो कहां जाएगा? राष्ट्रीय आयोग। ये इनका आर्थिक क्षेत्राधिकार है। क्या है इनका? आर्थिक क्षेत्राधिकार। जिला मंच में एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य मेंबर होंगे, टोटल कितने होंगे? 3। और उनमें से कम क्या होगी? 1 महिला। सदस्यों से कम 1 महिला, यानी कि तीनों की तीनों महिला जिला मंच में मेंबर हो सकती है। जैसे मान लो जिला मंच की अध्यक्ष मान लो कोई महिला है, तो महिला तो होगी, फिर 2 और चाहिए, 2 में से कम क्या होगी? 1 महिला। तो महिला फिर कितनी होगी? 3 होगी, 2 होगी। तो महिलाएं सारी हो सकती है, तो इसका मतलब कम से कम 1 महिला का होना जरूरी है। और जिला मंच का जो अध्यक्ष होता है वो संबंधित जिले का क्या होगा? न्यायाधीश होगा। ओके, संबंधित जिले का क्या होगा? न्यायाधीश होगा या जिला न्यायाधीश होगा। और हो सकता है ये कोई महिला ही हो, तो महिला होगी तो ऑटोमेटिकली हो गया, तो ये महिला होगी और इन 2 में से 1 महिला होगी। ओके, और आप जानते हो कि यहां पर 1 और 2 होंगे, या 1 और 4 होंगे। बात करो तो यहां कितने होंगे? 3। यहां कितने होंगे? 3। और वहां कितने होंगे? 5। टोटल होंगे 5। 1 + 5 4, मतलब 1 अध्यक्ष और 4 अन्य मेंबर। और मेंबर्स में कम से कम 1 महिला का होना जरूरी होगा। बात क्लियर? सिंपल सी बात है। जिला, आप देखो, जिला न्यायाधीश है तो जिला मंच का अध्यक्ष होगा, हाईकोर्ट का जज है तो राज्य आयोग का अध्यक्ष होगा, और सुप्रीम कोर्ट का जज है तो राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो। सुनिए, अध्यक्ष कौन होगा? जिला मंच का अध्यक्ष या तो जिला न्यायाधीश हो या जिला न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। राज्य आयोग का अध्यक्ष या तो हाईकोर्ट का जज हो या हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। ओके, राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो। कार्यकाल बड़ा प्यारा है, 65, 67, 70, 5-5 साल, 5-5 साल, 5-5। जैसे मान लो 5 साल की उम्र है और 63 साल की उसकी आयु हो चुकी है। 5 साल का कार्यकाल है और तो कितने रहेगा? 2 साल तक भाई, 2। जैसे 65 का हो जाएगा रिटायर। मान लो कि 58 साल का, तो कितने साल रहेगा? 5 साल। फिर 2 साल के लिए दोबारा क्या हो सकता है? रीअपॉइंट हो सकता है। तो 5 साल
या 65 वर्ष की उम्र है, जो भी दोनों से पहले घटना घटित होगी तब तक वो रहेगा। यहाँ 5 और कितना है 67, यहाँ 5 और कितना है 70, समझेगा 70 साल तक की उम्र तक रहेगा, यहाँ पर 67 साल और यहाँ पर कितना 65। ये इन सदस्यों का कार्यकाल है, इन लोगों के कार्यकाल की कहानी बताई जाती है। पारिश्रमिक, जिला मंच का पारिश्रमिक कौन तय करेगी? राज्य सरकार। राज्य आयोग का कौन करेगी? राज्य सरकार। और केंद्र सरकार कौन करेगी? केंद्र सरकार। अच्छा सीधी बात है, जिला मंच पर कंट्रोल किसका होगा? राज्य आयोग का। राज्य आयोग पर कंट्रोल किसका होगा? राष्ट्रीय आयोग का। और राष्ट्रीय आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था होगी, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर रहेगी, मतलब उस पर कंट्रोल करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पर कंट्रोल करने की कोई बात यहां पर नहीं आएगी। बात खत्म। अब सुनो, 28(1) में कौन है? जिला मंच। 42(1) में कौन है? राज्य आयोग। और 53(1) में कौन है? राष्ट्रीय आयोग। 1 करोड़ तक के मामलों की बात करें तो जिला मंच, 1 से 10 करोड़ की राज्य आयोग और 10 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय आयोग की बात होती है। इतना तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। बाकी 1 प्लस, यहाँ 3 मेंबर होंगे या 4, 3 होंगे या 5 होंगे, मतलब 1+2, 1+2, 1+4। ओके। सदस्यों का योग्यता अयोग्यता को लेकर कोई बड़ी बात नहीं। सदस्यों की अगर बात है, सदस्य जो होंगे मिनिमम 35 साल के होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? 65 के होंगे। अगर सदस्यों की योग्यता की बात करें, इनकी योग्यता को अयोग्यता को लेकर अगर अपन देखें तो ये कहानी इनकी रहती है, ये कहानी की बात यहाँ पर की जाती है। अब बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार किताब खोलकर पढ़ लो, जितना पढ़ा है उतना पढ़ना, आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ने से कोई लेना देना आपको नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, रीट में भी यही धाराएं करनी है, रीट हो चाहे फर्स्ट हो, सबके लिए सेम धारा ही है, ये धारा याद करनी है रीट को। क्योंकि पहले 1986 कानून था, लेकिन अब वो पूरी बदल गया, अब 2019 का ही प्रश्न आएगा। अब कानून 2019 हो चुका है और उस 19 के कानून की धाराओं को पढ़ना है, ये मैं सब चेंज करा दिया सेंटेंस में आप लोग, बिल्कुल भी। क्या 28 है? 28 से 1, 42 से 1 और 28, 42, 53, बस ऐसे रखो। भाई चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, उस चैप्टर नंबर 4 की जब बात आती है 28 से लेकर कौन सा होता है आपका? 73 से 73 तक, ये याद रखना होता है। भाई चैप्टर नंबर 1 में धारा 1 से 2 है, 2 में 3 से लेकर 9 है, 3 में 10 से लेकर 27 है और 4 में 28 से लेकर 73 तक है। बात खत्म। ये 3 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में आया था, मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले लो आराम से, सब बता दूंगा, सारी मेन मेन धाराएं। यहाँ पर जिला मंच 28(1) में है, राज्य आयोग 42(1) में है और राष्ट्रीय आयोग आपका 73 नंबर 1 में, बस सॉरी 53(1) में, बस खत्म बात। 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा जिला मंच करेगा, 1 से 10 करोड़ तक के मामलों का निपटारा कौन करेगा? राज्य आयोग करेगा और 10 करोड़ से अधिक का राष्ट्रीय आयोग करेगा। अब बताओ इसमें कहां दिक्कत आई? आला समझ में? जिले का न्यायाधीश है तो जिला मंच का अध्यक्ष होगा, हाईकोर्ट का जज होगा तो राज्य आयोग का, और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा तो राष्ट्रीय आयोग होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी। कर सकते हो क्या? याद है? करो तो फिर करो, करना क्या है, करो याद। 28, 42, 53 याद रखो। जिला मंच की स्थापना राज्य सरकार करती है, जिला स्तर पर। राज्य आयोग की स्थापना राज्य सरकार करती है, राज्य स्तर पर। और केंद्रीय आयोग की, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार करती है, केंद्र स्तर पर। ओके, इतना ध्यान रखना। 1+2 मेंबर जिला मंच में, 1+2 राज्य आयोग में, 1+4 राष्ट्रीय आयोग में। जिला मंच का अध्यक्ष जिले का न्यायाधीश होगा या उसमें न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी।
राज्य आयोग का अध्यक्ष हाईकोर्ट का जज होगा या हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखेगा, और राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता वो रखता होगा। इस तरह की बात वहां पर आ जाती है। ओके, इतनी सी बात हमें याद रखनी होती है। ओके, जिला मंच पर राज्य आयोग कंट्रोल करेगा, राज्य आयोग पर राष्ट्रीय आयोग कंट्रोल करेगा, और राष्ट्रीय आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था होगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। इतनी सी बात अपने को समझानी थी, इतनी सी बात आपकी बात आ जाए। ओके, अब आप सोचो, मैं एक सीधी सी बात तुमको समझाता हूं। देखो, नॉर्मल सी बात समझिए। मान लो कि तुम लोगों का कोई मामला था कि सर आपके पढ़ाने से हम हो गए फेल, और हम आपसे 2 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे आप लोग को। तो बताओ 2 करोड़ के मामले तक की बात करोगे या 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ से कम का मामला है, तो कहां जाओगे आप? जिला मंच। अब तुम मान लो जयपुर जिले के जिला मंच में मेरे साथ कि मुकेश पंचोली क्लासेस से हम बर्बाद हो गए, हम सर से 50 लाख का हर्जाना लेना चाहते, तो आपने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। पहली बात आप समझो केस करने के तरीके, सिंपल सिंपल। बाकी फिल्मों में नहीं गए, यहाँ सनी देओल मत बना कि तारीख पे वो मत बना, सिंपल है बहुत है, क्योंकि इसमें ऐसा घिचपिच मत करना। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही मान लो तुम पढ़े और पढ़ने के बाद तुम्हारा रिजल्ट आया, और रिजल्ट के दिन तुम फेल हो गए, और तुम फेल होने का कारण डाल दिया मेरे पे कि हमने सर से पढ़ा और सर से पढ़ने की वजह से हमको नुकसान हो गया। क्लियर? तो पहली बात तो ये होता है केस कब दायर होता है, इसकी टाइम पीरियड होती है 2 साल। 2 साल के अंदर कभी भी केस दायर कर सकते हो। जिस दिन आपने सेवा ली है तब से लेकर 2 साल तक आप कभी भी केस दायर करवा सकते हो। ओके, 2 साल का समय होता है आपको मामला दर्ज कराने का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में मामला दर्ज कराने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 2 साल होती है। 2 साल में आप मामला दर्ज करा सकते हो। जैसे ही मामला दर्ज होगा, सिंपल सी बात है, तुम्हारी बात मानेगा, तुमने कोई ना कोई एलिगेशन लगाया होगा मेरे पर, कुछ ना कुछ आरोप लगाया होगा कि पढ़ाया नहीं ढंग से, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फिर उसके बाद कोर्ट क्या बोलेगा, आप उसको दे क्या दोगे? कोर्ट पे चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा। ये तो एक कोर्ट मुंह उठाए मेरे को नोटिस भेजेगा, पहले वो चेक करेगा, खुद भी देखेगा कि इस व्यक्ति के द्वारा, इस विद्यार्थी के द्वारा जो आरोप मुकेश पंचोली के ऊपर लगाया गया है वो वाकई में आरोप लायक है या नहीं है, वो चेक करेगा। इसके लिए वो 21 दिन का टाइम लेता है मैक्सिमम। हालांकि करता कुछ अगले दिन टिका देता है कोई, तो उससे मोबाइल ले जाओ, ठीक है। लेकिन जो किताबों में, जो कानूनों में है, वो 21 दिन का टाइम है। 21 दिन तक कोर्ट देखेगा कि मामला वाकई में सुनने लायक है या सुनने लायक। जैसे आप पुलिस थाने में जाते हो तो डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होती, पहले आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है, केवल रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट के बाद चेक किया जाता है कि वाकई में एफआईआर बनती भी है या नहीं बनती, तब जाके ऐसा हो कि जाके एफआईआर दर्ज करा दी कोई पुलिस वाला एफआईआर। क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई ना तो फिर मामला कर जाएगा कोर्ट में, फिर बाद तारीख पर। तो कभी भी पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते ही नहीं, क्यों जाना, मगजमारी नहीं करते। पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले आपकी रिपोर्ट लिखते हैं, क्यों आपकी बात को सुनते हैं, वो एक रिटर्न में रिपोर्ट लिखते हैं, और वो रिपोर्ट कोई एफआईआर नहीं होती। धारणा एफआईआर अलग चीज होती है, चार्जशीट अलग चीज होती है। वो तुम्हारी बात को लिखेंगे, फिर पूछेंगे, बुलाएंगे, मेरे को समझाएंगे, तुमको समझाएंगे, कहेंगे देख कोर्ट में कुछ ही नहीं दे रहा, फालतू क्यों परेशान हो रहा है, तू भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो मामला समझ गया तो एफआईआर रद्द हो जाती है। अब एफआईआर दर्ज होती ही नहीं, तभी तो कहते थानों एफआईआर तो बहुत कम केस में होती ही नहीं। ओके, अब सुनिए, 21 दिन का समय ले लिया, उसके बाद क्या होगा कि वो कॉपी मेरे को भेजेंगे। अब मेरे को भेजेंगे तो वहां पर अगर बात है 21 दिन का समय होगा कि 21 दिन तक वो मेरे को कॉपी, फिर मेरे से पूछेंगे भाई तू कुछ बोलना चाह रहा है कि तेरे लिए शिकायत आई है, तो मेरे से पूछेंगे। तो फिर भाई मैं भी कहूंगा कि कोई बात नहीं, अब उसके बाद मैं भी अपना पक्ष रखूंगा कि भाई साहब इसने जो आरोप लगाया है ना वो गलत है, ये सब बेबुनियाद, खुद तो साले पढ़ते नहीं, गधों के बैठे रहे क्लास में, फेल हो गए, अब छोटा आरोप लगा रहे, क्लास में नींद में रहते, सोते रहते, ये करते वो करते, तो आरोप तो झूठा है और मैं इस बात को नहीं मानता। 30 दिन के अंदर मैं अपना रिपोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट जाके एफआईआर करूंगा कि ये गलत हो गया। ठीक है, अब सीधी बात है, तुमने आरोप लगाया, मैंने आरोप को मान लिया गलत, अब हो गया विवाद। इसको अब विवाद हो गया, अब लड़ते रहो, अब तुम भी वकील करो, मैं भी वकील करो, वो भी आएगा, ये भी आएगा, दोनों तारीख, कभी तुम आओगे, कभी मैं आऊंगा, कभी तुम भी नहीं आओगे, कभी मैं भी आऊंगा। ऐसे करते 2 4 10 साल निकल जाते हैं आराम से। फिर तारीख पे तारीख मिलती रहती है। कोर्ट वाला कहता है कि आज मुकेश सर आएगा, बोले नहीं आया, बोलो चलो ठीक है 10 नवंबर को आना, ठीक है, सीधा टिका देगा, 2 3 6 महीने की टिका देता। कोर्ट वाले मुंह उठा के तारीख फेंकते, जैसे लगता है कई बार तो साल भर के देते हैं, 6 महीने बाद आना भाई, 6 महीने बाद फिर दूसरा वकील कोई बीमार पड़ जाता है, दूसरा वकील बोला है नहीं, तो अगले 8 महीने की तारीख है। तो ऐसे कोर्टों की तारीखें चलती रहती है, मामले चलते रहते हैं, इसलिए आधा कस्टमर तो वैसे ही परेशान होता है। लेकिन हुआ क्या, इस नए कानून में एक बात कही कि यार कस्टमर को तुम इतना परेशान नहीं करोगे, ऑलरेडी बेचारा दुखी है, और तुम इसको अगर ऐसे मुंह उठा के तारीख वारीख दे दोगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस कानून में एक व्यवस्था की, जो भी मामला होगा 90 दिन के अंदर सेटल करना है, कुछ भी हो, या तो हाँ या ना, तारीख पे तारीख नहीं बुलाओगे, 90 दिन के अंदर मामला सेटल होना चाहिए। कंज्यूमर बेचारा
मतलब वो तुम्हारे 2 रुपए के लिए थोड़ी लड़ता रहेगा 10 साल तक। ये थोड़ी कि पता लगा तारीख में देखो जमीन के मामले, कोई मर्डर के मामले थोड़ी कि लड़ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। 90 दिन के अंदर सेटल करना ही पड़ेगा। जिस दिन विवाद, 90 दिन कौन सा, जब वो मामला तुमने कहा मैंने मना कर दिया, अब मामला चल गया कोर्ट में, तो अब 90 दिन का टाइम है कि कोर्ट को हाँ या ना में डिसीजन देना पड़ेगा। ये है इस केस के बाद। अब सपोज करो ये मामला चल रहा था कहां, जिला मंच में। अब जिला मंच ने कह दिया कि तुम लोगों ने मुकेश सर के खिलाफ गलत आरोप लगाया, ये गलत है, तो तुम होगे पीड़ित। अब पीड़ित व्यक्ति जाएगा, बोला नहीं सर हम मुकेश सर को छोड़ेंगे नहीं, साला जिला मंच गया भाड़, हम तो हाई राज्य में जाएंगे, राज्य में अपील करेंगे। तो जिला मंच की अपील कहाँ होगी, राज्य आयोग में। भाई अपील करोगे तुम आगे जाके। भाई जब आप आदमी हार जाता है, जब मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी पापा ये कह दिया, तो भाई मम्मी बोले चुपचाप बैठ जा, बोले पापा के पास आऊंगा, पापा ने तो दादाजी के पास, दादाजी और परदादी, साला कहीं तक तो बात सुनेंगे ना, कहीं तक तो, और नहीं सुने तो भाई मैं इलाज कर दूंगा इसका। तो ये चीज यहाँ होती है। जिला मंच से कोई पक्षकार खुश नहीं होता, वो कहता है कि बेकार यार ये मामला जो होता गलत दिया, हो सकता है मुकेश ने पैसा खिला दिया, पैसों के लालच में आके जिला मंच ने मामला गलत कर दिया और हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट दी है। तो फिर आप लोग जाओगे कहां पर, राज्य आयोग में। इसका मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं अगर बात, ठीक है। आगे तो अपन जानते हैं जिला मंच के विरुद्ध जो अपील होगी वो कहां होगी, राज्य आयोग में। कौन करेगा अपील, पीड़ित पक्षकार। हमेशा हारने वाला अपील करता है, जीतने वाला थोड़ी अपील करेगा, और यार मैं जीत के गलती से यार मैं दोबारा अपील करता हूं, मेरे को हराओ, ऐसा तो कभी नहीं कहा। पीड़ित पक्षकार हमेशा अपील करेगा और वो टाइम होता है 30 दिन का। जैसे आज जिला मंच ने नाम डिसीजन दिया, फैसला दिया, तो आज से 30 दिन के अंदर तुम अपील कर सकते हो। लेकिन धारणा जब किसी को अपील करते हो ना, तो अपील करने के लिए आपको वहां पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा करानी होती है, क्योंकि तुम कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो। तो 25,000 तक की राशि जमा करानी होती, कहां पर, राज्य आयोग में। टाइम केस चलेगा, बातें चलेगी, फिर राज्य आयोग अपील देगा। अब राज्य आयोग कहता है नहीं मुकेश सर तूने बच्चों के साथ गलत किया, पैसा देना पड़ेगा। अब भाई साहब मैं कहूँगा भाड़ेगा राज्य आयोग में, जाऊंगा कहां पर, राष्ट्रीय आयोग में। बोले भाड़ेगा ऐसे डिसीजन दे दिया साला, तो फिर मैं भाई राष्ट्रीय आयोग में क्या करूंगा, अपील करूंगा। मैं राष्ट्रीय आयोग में अपील करूंगा और उस अपील का टाइम होगा कितना, 30 दिन का। कब, जब इसका डिसीजन आएगा, और वहां जमा होंगे 35,000 रुपए तक। फिर उसके बाद डिसीजन आता है और उसके बाद फिर वो खिलाफ, फिर कहते हैं, फिर कोर्ट कहता है कि ये राज्य राष्ट्रीय आयोग क्या कहेगा, भाई साहब तुम ही गलत हो, मुकेश सर सही है। फिर तुम पीड़ित तुम कहेंगे बाहर गए राष्ट्रीय, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाने का टाइम भी कितना होगा, 30 दिन का, और फिर जमा होगी कितनी, 50,000। अब मैं ये कहना चाह रहा था, अब तुमको लंबी चौड़ी कहानी मतलब बाहर गई, बस इतना करो, राज्य आयोग की अपील कहां होगी, सॉरी जिला मंच की अपील कहां होगी, राज्य में, राज्य की राष्ट्रीय, और राष्ट्र की सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वो निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति तक नहीं जाना, राष्ट्रपति तक मामला जाता है क्रिमिनल का। जैसे जिगर मूवी में करिश्मा कपूर कौन गए थे, अजय देवगन, तो वो मामला अलग होता है। यहाँ नहीं जाते राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है किसी को भी को क्या कहता है, माफी दे सकता है। माफी का अधिकार किसको मिला हुआ है, राष्ट्रपति चाहे तो कोई मर्डर कर दो, अगर राष्ट्रपति से संपर्क अच्छे है तो वो तुम्हारे को क्या करा देगा, माफ करा देगा। ऐसा अधिकार होता है। जिगर मूवी में अजय देवगन करिश्मा को कराया था, अगर आप देखोगे तो ये मामले रहते हैं, इस चीज की बात करोगे तो इसका मतलब अपील का समय कितना होता है, 30 दिन का। ये कहानी अब बताओ सिंपल शब्दों में समझ आएगी। तो जिला मंच की अपील कहां होगी, राज्य आयोग में, राज्य आयोग की अपील राष्ट्रीय आयोग में, राष्ट्रीय आयोग की सुप्रीम कोर्ट में। यहां राशि कितनी होगी, 25,000, यहाँ कितनी 35,000, और वहां पर कितनी 50,000, बस होगी खत्म। यही अपील है, आगे का पॉइंट यही है। जिला मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील कितने दिन में, 30 दिन के भीतर कहां होगी, राज्य आयोग। कौन करेगा, पीड़ित पक्षकार करेगा, और दावे की राशि या 25,000 जो भी दोनों में से कम हो, मैक्सिमम कितनी है 25,000, 25,000 रुपए तक की राशि जमा कराएगा कहां पर, राज्य आयोग में। राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील जो होगी कितने दिन में होगी, 30 दिन में होगी। कहां होगी, राष्ट्रीय आयोग में। कौन करेगा, पीड़ित, कितने रुपए, 35,000 रुपए तक जमा करवाएगा। फिर राष्ट्रीय आयोग की अपील कहां होगी, 30 दिन में होगी। कहां होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी। कौन कराएगा, पीड़ित पक्ष। राशि कितनी होगी, 50,000। ये अपील होती है। तो जिला मंच की अपील कहां, राज्य आयोग की, राष्ट्रीय सुप्रीम, बस। और अपील का समय होता है कितने दिन का, 30 दिन का। मैं पहले बता दिया, शिकायत करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 2 साल। बाकी चीजों को मत याद करना, कोई नहीं पूछने वाला, फालतू में क्यों डाटा दिमाग में खराब करे। और डिसीजन लेने की अवधि कितनी होती है, 90 दिन। ओके, लेकिन अगर मामला समुचित प्रयोगशाला में चला जाता है कि वो माल डिफेक्टिव है या नहीं है, तो उस केस में 60 दिन एक्स्ट्रा और लग जाएंगे। 150 दिन में मामले का निपटारा होगा, यानी कि 5 महीने में निपटारा होगा। कभी कभी ध्यान रखना, एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज कर देता है कि पूछता है उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा होगा, ऑप्शन में 90 दिन भी लिखता है और ऑप्शन में 3 माह भी लिखेगा।
ध्यान आंसर कर देता है, अगर कोई समझदार एग्जामिनर हो तो ध्यान आंसर क्या बनेगा 90 दिन। 3 महीने नहीं माने, दिनों के हिसाब से निपटारे होते हैं यहाँ पे महीनों के, क्योंकि कोई महीना 28 का होता है, कोई 31 का होता है, इससे मतलब दिनों के हिसाब से मैटर होता है। समझे बात को? तो 90 दिन में निपटारा होगा, लेकिन मामला अगर गुड्स को लेकर है, माल के डिफेक्ट को लेकर है, तो मामला कितना होगा 150 दिन में निपटारा किया जाएगा। अब चाहे तो तुम पेज नंबर आपका 378 377 पढ़ डालो पूरा, और कुछ भी पूछना पूछ डालो, चाहे तुम प्रैक्टिकल चीज पूछो या चाहे कैसे पूछो, क्योंकि लास्ट टॉपिक पे होता है, फिर इसके बाद टॉपिक बचा नहीं, अब 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। लेकिन फिर भी अपन आराम से टाइम देकर 10 से 10, जल्दबाजी मत करना, चैप्टर यही खत्म करना आज है। तो 50% हो जाए, 50% जमा कराना पड़ेगा, मैक्सिमम है 25-35, तो मैक्स इससे ज्यादा दूंगा। जैसे मान लो दवाई, तुम मान लो तुम मेरे को क्लेम ही कितना किया 20,000 का, कि सर मुकेश सर की 1999 फीस थी, हम तो फीस वापस चाहते, तो 1999 का चलो 2000 का 50% कितना हुआ 1000, तो 1000 जमा होगा, है ना। 25 और 35-50 तो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। आगे जो दोनों से कम हो ये तो मतलब 25,000 तक जमा कराएगा, इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी। जहां तक सब ज्यादा है तो उससे कम होता है। जब दावा है 10,000 को, अब 10,000 का 50% कितना है 5 है, तो 5 ही जमा कराना फिर तो 25,000 है। हाँ ये अधिकतम है, तक लिखा है, तक है, जो दोनों से कम हो। सिंपल याद करो इसको, जिला की, राज्य की, राष्ट्रीय की, सुप्रीम, टाइम कितना 30 दिन का, 25, 35, 50 हो गया। निर्णय कितने दिन में 90 दिन में, और मामला समुचित प्रयोगशाला हो तो 150, और दावा मतलब शिकायत कब तक करोगे 2 साल। बस इतनी सी बात याद करनी, इसमें पढ़ लो आराम से, धीरे धीरे तसल्ली से समझ लो कि मैं लिखा दिया, लिखने में जितना टाइम खराब करो उतना मैं आप याद कर लो, सारी बातें ढंग से याद कर लो अच्छे से। बिल्कुल ऑनलाइन, प्रियंका कहना था कि सर क्या इसकी, बिल्कुल इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे होती है, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि मामला आपको ऑफलाइन ही कराना होता था, लेकिन नए कानून ने कह दिया कि आप घर बैठे की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हो। देखिए 1-2 बच्चों ने मेरे खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की है, बाद उनका इलाज किया वो अलग बात है, लेकिन शिकायत भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो आप, ऑनलाइन घर बैठे। पहले तो ये नियम होता था कि जहां का मामला होगा शिकायत वहीं होगी, लेकिन अब जब इसका मतलब क्या समझ रहा हूँ, जब सपोज करो तुम जयपुर से बैठे हो ट्रेन में, और यहाँ एक समोसा लिया, चलते चलते आगरा पहुंचकर यहाँ बीमार हो गए, यहाँ कोमा में चले गए, तो मामला आगरा में दर्ज नहीं होगा, कहाँ होगा जयपुर में, क्योंकि समोसा कहाँ से खरीदा है जयपुर से, तो आदमी क्या जयपुर आए पहले तो समोसा लेके कि वापस आए, तो ये पहले था, तो इसलिए कहा कि नहीं ये तो उपभोक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, उपभोक्ताओं के साथ गलत हो रहा है। तो इस केस की जब बात आती है, सर वेबसाइट के बारे में कोई नहीं पूछेगा, टेंशन समझ लो, ये बोले कि सर वेबसाइट बता दो कौन सी है, तो अब वेबसाइट के बारे में कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है ना, हमने कभी ध्यान दिया उस वेबसाइट पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से होगी, देख लेना कौन सी वेबसाइट है। कोई भी बात नहीं है पूछ लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है, ये मन में घुट घुट के मत रहना, मन में डाउट हो पूछ लेना, जैसा भी पूरे मन में जो भी आता है। सर ये प्रयोगशाला 150 दिन क्या, बेटा प्रयोगशाला का मतलब होता है कि जैसे कि मामला किसी गुड्स को लेकर, तो उस केस में गुड्स की जांच होती है, जांच करने में टाइम लगता है, तो डिसीजन देने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। भाई अगर मामला नॉर्मल है, कोई प्रयोगशाला का मामला है ही नहीं, तब तो डिसीजन कितने दिन होगा ना, लेकिन मामला अगर किसी गुड्स को लेकर है, तो फिर उस केस में क्या कोर्ट नहीं कहता क्या भाई इस गुड्स की जांच करा के लाओ,
तो फिर जांच होगी, फिर जांच का रिपोर्ट आएगी, फिर आपका डिसीजन होगा। तो वहां पे टाइम कितना ले रही है? 60 दिन एक्स्ट्रा ले रही है। भाई कोर्ट के अंदर जाए तो कोर्ट भी कहेगा भाई साहब मामला अगर खाने पीने की चीज को लेकर है तो पहले उसकी क्या कराओ? जांच कराओ। अब जांच कराओगे तो जांच में क्या लगता है? टाइम लगता है। टाइम लगता है तो डिसीजन देने में टाइम लगेगा। तो वहां पर 60 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है डिसीजन देने के लिए, कि जो मामले का निपटारा 90 दिन में होगा वो निपटारा अब 150 दिन में होगा। मैक्सिमम 150 दिन के अंदर कोर्ट आपका सेटलमेंट करेगी। हाँ या ना जो भी होगा, आपको पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जो भी घटना घटित होगी उसका सेटलमेंट कोर्ट के द्वारा तब किया जाएगा। ये ध्यान रखना। आ रहा समझ में? पक्का आ रहा है क्या भाई? और बोले अब किताब को बंद कर दो। अब अपन कुछ बेसिक बातें करते हैं जो आपके पॉइंट्स रहते हैं। जैसे कि अपन बात करें, सबसे पहले तो लिख रखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता मंच, जो उपभोक्ता मंच है, और उपभोक्ता मंचों का उल्लेख चैप्टर नंबर 4 में किया गया। उपभोक्ता मंचों के लिए धारा 28 से लेकर 73 तक धाराओं की बात की है। कोई अवमानना के लिए दंड नहीं दे सकता क्योंकि ये अर्ध न्यायिक संस्था होती है। उपभोक्ता मंच केवल क्षतिपूर्ति करवा सकते हैं, मतलब इसके लिए किसी भी प्रकार की सजा नहीं दे सकते। इनको सजा देने का कोई अधिकार नहीं होता। ये केवल ये कह सकते हैं मुकेश सर इनकी फीस वापस दे दो या इनका पैसा लौटा दो, जो भी है, और नहीं लौटाओगे तो सजा वजा देने का काम इनका नहीं है। मतलब ये क्षतिपूर्ति मंच होता है, ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते, ये कोई सजा वजा देने का काम ये नहीं करते। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। मतलब यहां पर केवल क्षतिपूर्ति पे मैं पैसा दूंगा या नहीं दूंगा। जैसे सपोज करो, ध्यान सुना, कि अगर मान लो कोर्ट ने कह दिया कि मुकेश जी आप इनका पैसा, मैं बोला नहीं दूंगा, तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा। फिर तुम जाओगे कहां पर? आईपीसी में, फिर जाओगे क्रिमिनल में, कि मुकेश सर के खिलाफ हमने दर्ज कराया था मामला, कंज्यूमर कोर्ट की इन्होंने अवहेलना की है और उसके तहत अब इनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करो। फिर वहां पर ये मंच का काम खत्म, फिर चलो आप कोर्टों में, फिर कोर्ट की कहानी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इनका काम तो केवल पैसा दिलाने तक होता है। मैं दूंगा या नहीं दूंगा वो मेरी इच्छा होगी। अगर मैंने नहीं दिया तो फिर मामला जाएगा क्रिमिनल कोर्ट में। फिर वो एक तरह से मैंने क्या कर दिया? कोर्ट की क्या कर दी? अवहेलना कर दी, जिसको कंडक्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, कि आपने कोर्ट की बात को नहीं माना, आपने मंच की बात को नहीं माना, फिर आप पर कार्रवाई अलग होगी। फिर कंज्यूमर का मामला खत्म हो चुका है, अब मामला हो गया कौन सा? आपकी सरकार की बात को नहीं मानने का, कोर्ट की बात को, तो वो आपका केस चल जाएगा। क्लियर? कहते हैं ना, पेशेवर सेवाओं को इस अधिनियम में शामिल करते हैं। डॉक्टर, सीए वगैरह, इनकी सेवाओं भी ये अधिनियम में आती है। अगर ये भी कोई गलती करेंगे तो गलती है। समाचार पत्र को इस अधिनियम में शामिल नहीं करते। कभी कभी आप देखते हो न्यूज के अंदर कई तरह की अफवाहें होती है, न्यूज में कई तरह की बातें होती है और उन बातों को तुम मान लेते हो और मानकर कोई कार्य कर लेते हो, तो उस केस में फिर आप समाचार पत्र पर क्या कर सकते हो? केस नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार पत्रों को, प्रिंटिंग प्रेस को इस कानून के दायरे से क्या रखा गया? बाहर रखा गया। तभी तो मीडिया अलग ही है, मीडिया के ऊपर कोई केस कर नहीं सकता, क्योंकि मीडिया चाहे जो लिख सकता, थोड़ा जो मर्जी लिख दो, मीडिया के ऊपर कोई केस वैस नहीं बनता। मीडिया को अधिकार दिया गया, कहते हैं तंत्र है, चौथा स्तंभ बताया गया भाई है, तो इन पर कोई नाटक नहीं, ये चाहे जो लिख सकते, कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत आपके। आप देखते हो कई बार समाचार पत्र वाले लिखते थे भाई साहब फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की भर्ती आएगी 10,000, लिख देंगे साले मुंह उठाके, तुम कुछ नहीं कर सकते। और उस 10,000 के लालच में आके तुम क्या करोगे? तैयारी करने लग जाओगे, बाद में अच्छे दिन आएंगे, कुछ नहीं आएंगे बाल, तो फिर समाचार पत्र पे कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कुछ भी लिख सकते हैं। तभी तो कई कोचिंग वाले क्या करते हैं? समाचार पत्र वालों को पैसा देकर क्या कराते हैं? ऐड लगा देते हैं कि बताओ लिख दो कि आरपीएससी जारी करेगी अति शीघ्र भर्ती। अब कर लो क्या देगा, अब बच्चा पागल होता है से, फिर हम लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट डालेंगे, देखो बच्चों भर्ती आने वाली है, न्यूज में आई है, तुम पागल हो आते बोले सर यार भर्ती आएगी, मतलब ठीक है, अब भर्ती कभी आएगी नहीं, बस तुम बेवकूफ बन जाओगे। तो उस केस में तुम समाचार पत्र के ऊपर केस नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते यार उनके चक्रों में आकर हमने तैयारी करना शुरू किया, क्योंकि इनको इस दायरे से क्या रखा गया है? बाहर रखा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है, जो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नई दिल्ली में, ये एक शिखर उपभोक्ता मंच होता है, सबसे ऊपर यही होता है। इस अधिनियम के आदेशों की उल्लंघना करते हो तो 1 से 3 साल तक का कारावास होता है, जो कोर्ट देगा आगे, और 2,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना भी होगा। ये अपराध की घटनाएं यहाँ पर होती है, इनको पढ़ने की जैसे कोई जरूरत नहीं होती कोई बात करे। अब चलते यहां तक की कहानी। अब अपन ने अपनी किताब में एक्स्ट्रा कुछ बातें अपन ने लिख रखी हैं, क्योंकि बात तो पूरी खत्म हो जाती है यहीं पर। अब चलते हैं आपका अलग सा कानून जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कोई तुमसे पूछे उपभोक्ता संरक्षण परिषद को लोकसभा ने कब पास किया?
30 जुलाई 2019 में। राज्यसभा ने कब पास किया? 6 अगस्त को। राज्यसभा के बाद कौन से पति के पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। ओके, रामनाथ सिंह कोविंद थे। तो 9 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल को पास किया और ये बिल जो है पूरे भारत में कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 में ये कानून पूरे भारत के अंदर क्या हो जाता है? आपका लागू हो जाता है। ओके, यानी कि ये कानून आपका 20 जुलाई 2020 के अंदर पूरे भारत के अंदर लागू हो जाता है। ये ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। क्लियर? आगे तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद के द्वारा 9 अगस्त 2019 को इस पर मंजूरी दे दी थी और कह दिया था कि ये कानून अब भारत में लागू हो जाएगा। तारीख लिख लो किताब खोलकर, 9 अगस्त 2019। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने इसकी बात आती है और इस बिल को पास कराया था रामविलास पासवान ने। उस समय कौन थे? रामविलास पासवान थे जिन्होंने इस बिल को पास कराया था और उन्हीं के कहने पर यह बिल पास होता है और 9 अगस्त 2019 को इस बिल पर अंतिम स्वीकृति मिल जाती है और राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद के द्वारा इस बिल को मंजूरी देकर ये नया कानून हमारे ऊपर थोप दिया जाता है 20 जुलाई 2020 को और हमारे देश में एक नए कानून के तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हमारा आ जाता है। ये कहानी हमारे इस कानून की बात अपन करते हैं। आई बात समझ में? तो तारीख 30 जुलाई 2019 कौन सी सभा? लोकसभा। 6 अगस्त 2019 राज्यसभा और 9 अगस्त 2019 राष्ट्रपति और लागू कब हुआ? 20 जुलाई 2020 के अंदर ये लागू हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है? अब कहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है? क्या इसकी बात आती है? हमने लिख रखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक कानून है। देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए यह अधिनियम आवश्यक था क्योंकि इस अधिनियम में शिकायतों को जल्द से हल करने का समाधान ढूंढा गया। इस अध्याय इसके अंदर अगर पूछ ले तुमसे कि इस अधिनियम में टोटल अध्याय जो है वो कितने हैं? 8 है और कुल धाराएं अगर पूछ ले तो धाराएं जो है वो कितनी है? 107 है। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। ओके, 30 जुलाई 2019 के दिन लोकसभा ने इस बिल को मंजूरी दी थी। 6 अगस्त 2019 में राज्यसभा ने मंजूरी दी। 9 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति ने मंजूरी और 20 जुलाई 2020 में ये कानून आपका लागू हो जाता है जिसके अंदर टोटल 8 अध्याय और 107 धाराओं के साथ मिलकर हमारे देश को एक नया कानून हमें मिल जाता है। एक नए कानून की शुरुआत हमारे देश में कर दी जाती है। एक नया कानून हमारे सामने व्यवस्थित हो जाता है। अपनी किताब में ये भी लिख लो, कुल अध्याय 8 है और कुल अध्याय के साथ साथ अपन ये भी लिख सकते हो टोटल धाराएं आपकी कितनी है? 107 है। टोटल धाराओं की कहानी रहती है 107 को लेकर। ये कहानी आपके टोटल धाराओं से संबंधित रहती है। इन धाराओं की बात अपन करते हैं, इनसे संबंधित पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये चीज आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाती है। ओके, इस चीज को समझने की कोशिश आप लोग करना। क्लियर सभी को? आगे अब अपन इसमें बात करते हैं कि इस अधिनियम को क्यों बनाया गया। तो पहले जो 1986 अधिनियम चल रहा था, राजी खुशी चल रहा था, फिर ऐसी क्या दिक्कत हुई? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर हल करने के लिए एक इफेक्टिव प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उन अधिकारों की रक्षा करने की बात की जाएगी। ओके, और इसके लिए एक प्राधिकरण बना था। वो प्राधिकरण बना था आपका, देखो इसमें उपभोक्ता की जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन धारा नंबर 2(7) में दी गई। धारा नंबर 2(7) में उपभोक्ता की परिभाषा का उल्लेख किया गया, यानी 2 धारा 7 में उपभोक्ता की परिभाषा यहां पर आती है। उपभोक्ता की परिभाषा कुछ बदल जाती है। उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाएगा जो वस्तु और सेवाओं की खरीद अपनी उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। जो व्यक्ति वस्तु और सेवाओं की खरीद वाणिज्यिक उद्देश्य से करता है वो उपभोक्ता नहीं माना जाता। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सब इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो कंज्यूमर होगा, ऑनलाइन उपभोक्ता भी होगा, ऑफलाइन। पहले क्या था, जो 1986 का कानून था उसमें ऑनलाइन मार्केट के उपभोक्ताओं को इस दायरे में रखा ही नहीं था। लेकिन इस अधिनियम की धारा नंबर 2(7) में उपभोक्ता की परिभाषा बदल जाती है और उपभोक्ता में माल का उपभोक्ता भी होता है और सेवा का उपभोक्ता होता है। बातें वही है, बस फर्क क्या हुआ है, एक तो धारा बदल गई, 2(7) हो गई और पहले ऑनलाइन उपभोक्ताओं को शामिल नहीं करते थे, अब ऑनलाइन उपभोक्ताओं को शामिल करते हैं। बाकी बातें वही है। अगर दोबारा बेचने के मकसद से कोई वस्तु खरीद रहा है तो वो उपभोक्ता नहीं होगा। अगर खुद के लिए खरीद रहा है या खुद के रोजगार के लिए खरीदा तो वो उपभोक्ता माना जाएगा। फ्री में ले रहा है तो उपभोक्ता नहीं होगा।
निःशुल्क रूप से दी गई सेवाएं नहीं होगी तो वो उपभोक्ताओं की परिभाषा यहां पर आ जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस अधिनियम की कुछ खास बातें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की, ये बड़ी बात है। और इस प्राधिकरण के लिए एक चैप्टर बना, चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर नंबर 3 की कहानी रहती है धारा नंबर 10 से लेकर आपके 27 तक। और ये जो प्राधिकरण बना था इसकी स्थापना धारा 10(1) में की गई। ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाता है। 10(1) में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए साथ साथ उनको बढ़ावा देने और लागू करने का कार्य करेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कहते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बना आपकी धारा नंबर 10(1) के तहत। अध्याय बोले तो 3। ये प्राधिकरण अनुचित व्यापार करोगे, गलत काम, अलग प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन मामलों को देखेगा कि अगर उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी गलती की गई है तो आपको हर एक मामले के तौर पर सजा आपको दी जाएगी। ऐसी बात इस प्राधिकरण में की गई है। आप अपनी किताब खोल लीजिए, यहां पर लिख लीजिए और ये इस ब्रैकेट में लिखना कि इस प्राधिकरण का उल्लेख अध्याय नंबर 3 में। अध्याय नंबर 3 का नाम ही क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। धारा 10 से 27 में उसके प्रावधान है। धारा 10(1) में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये प्राधिकरण अनुचित व्यापार, प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापन, अगर कोई गलत तरीके से कोई विज्ञापन देता है, विज्ञापन देने से किसी को नुकसान होता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। हालांकि न्यूज़पेपर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो जिसने ऐसी न्यूज दी है। ओके, ये बात की जाती है। हम ये भी जानते हैं कि ये उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो बना था, इसका जो अध्यक्ष होगा वो चीफ कमिश्नर होगा। अगर बात करें, यानी कि चीफ कमिश्नर जो होगा, मुख्य आयुक्त जो होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। और इसका मुख्यालय कहां होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय यहां पर होगा। ओके, ये एक बड़ी संस्था, ये सबसे बड़ा बदलाव था इस कानून में, क्योंकि पहले ऐसा पहले क्या था? देखो, 1986 के कानून में परिषद थी, 2019 में भी परिषद है, पहले भी आयोग थे, अभी भी आयोग था, सब कुछ वही है, कोई बदलाव नहीं। नई चीज क्या है? और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो यही नया बदलाव है कि एक मामले को तीव्रता से, मामले को शीघ्रता के साथ हल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाओ, एक ऐसा अथॉरिटी बनाओ जो इस कानून को देखेगा। कहते हैं ना कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने और बिके हुए माल को वापस लेने और सेवाओं को वापस लेने का आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया। सारे राइट्स इसको दे दिए। अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने, यानी एमआरपी से ज्यादा माल को बेच रहे हो या गलत हो, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापस दिलाने का अधिकार होगा। इसके अलावा खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं, सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस जारी करने का पावर भी यहाँ पर रहेगा। ये सारी बातें आपकी यहाँ पर आ जाती है अगर बात है, ठीक है। आगे तो ये चीज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, आप क्यों नहीं बोल रहे कोचिंग माफियाओं से? यार ये क्या बीमारी यार, इंदू देवी तो क्या दुखी कर दी, मेरा जीना आराम करके रहेगी। बोले मैं कोचिंग माफियाओं के खिलाफ, मैं तुमको कानून बात सिखा रहा हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ, तुम करो, कानून चल रहा है तुम्हारा अधिकार, जागो ग्राहक जागो, इस तरह की बात है। फिर आता है इसमें एक बात आती है कि अगर कोई भी भ्रामक विज्ञापन देगा तो उस केस में जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाता, जिसका उल्लेख धारा नंबर 10(1) में दिया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया। मुख्यालय कहां होगा? नई दिल्ली में। ये झूठे और भ्रामक मैन्युफैक्चरिंग या एडवांसर पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाएगी। दोबारा कोई अपराध करेगा तो 50 लाख का जुर्माना लगाएगी। उत्पादक को 2 साल की सजा होगी, फिर दोबारा अपराध करेगा तो 5 साल की सजा होगी। मतलब एक बार जुर्माना लगेगा 10 लाख का, फिर दोबारा कह दो 50 लाख, एक बार सजा 2 साल की और फिर कह दो 5 साल की। ये सजा लगाने का प्रावधान इसको दिया गया है। और इसमें नया बदलाव क्या हुआ है कि जो मामला पहले 20 लाख तक का होता था, वो मामला कितना हो गया? 1 करोड़। पहले 20 से 1 करोड़ होता था, अब ये 1 से 10, पहले 10 से अलग होता, अब ये 10 से अधिक हो जाएगा। ये बदल गया। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स व्यवसाय को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये सब भी शामिल होगी। अगर अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कोई भी तुम्हारे साथ गलत होता है, किसी भी प्रकार का भ्रामक बात बताई जाती है, तुम्हारे व्यवहार गलत, यानी पढ़ाई गई चीज एग्जाम में नहीं आती, तो आप हमारे ऊपर भी केस कर सकते हो। वर्तमान अधिनियम 2019 में एक उपभोक्ता के द्वारा कहीं पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इवन
वो ऑनलाइन भी शिकायत कर सकता है। पहले ऐसा नियम नहीं था। ये सब कुछ इसमें बदला, ये सब कुछ के अंदर बदलाव किया गया है। अब एक बार किताब खोल लो, पेज नंबर 379 पढ़ लो, चैप्टर को खत्म कर लीजिए। एक बार शिद्दत से पूरी कहानी को पढ़ लो, टॉपिक खत्म कर लो, और बस बात खत्म। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने संपूर्ण कहानी इस अधिनियम की बता दी है। सारी धाराएं याद करने की आवश्यकता नहीं, जो मेन धाराएं थी वो सारी धाराएं बता दी है। ना तो तुम्हें पूरी धाराएं याद करने की आवश्यकता नहीं, जितनी धाराएं बतानी थी। धाराएं कौन कौन सी याद रखनी, जैसे कि आप 28(1) में जिला मंच याद रखो, 28 नंबर सॉरी आपके 42(1) में राज्य आयोग, और 53(1) में राष्ट्रीय आयोग को याद रखो। एक तो ये याद रखना होता अगर बात करें तो, ओके। फिर धारा नंबर 3(1) में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात अपन कर सकते हैं, 6(1) में राज्य उपभोक्ता संरक्षण, और 8(1) में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद याद रखो। धारा नंबर 2(7) में उपभोक्ता की परिभाषा है, धारा नंबर 2(9) में उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लेखन, ओके। और धारा नंबर 3(1) में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। अध्याय बोले तो 2, बस इतना। पहले अध्याय में धारा 1 और 2 है, दूसरे अध्याय में 3 से लेकर 9 है, तीसरा 10 से लेकर 27 है, चौथा 28 से लेकर आपका 28 से लेकर 73 तक। बस ये 4 अध्याय याद रखो। टोटल धाराएं कितनी, 107, और अध्याय कितने, 8। बस खत्म चैप्टर। इतना सा चैप्टर है, और इस चैप्टर में कोई बात नहीं। और तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 3 क्वेश्चन, और अगर तुम ढंग से सुना होगा तो तीनों प्रश्न आराम से हल करोगे, आराम से। मतलब 3 क्वेश्चनों का मैटर, ध्यान 3 क्वेश्चनों का। अब कोई चीज पूछे बोलो, मैंने सारा रिवाइज करा दिया, सारी बातें समझ ली। इसके अलावा तो आरपीसी की औकात भी नहीं होगी कि और कुछ पूछ लेगा। सारी बातें, पूरे पॉइंट सारे कवर कर दिए मैंने सारे। जो भी विद्यार्थी जो भी पूछना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चाहे कैसा विद्यार्थी हो, आराम से चैप्टर को पूरा पढ़ लो, आराम से पूछ लो, आराम से सारी बातें कवर कर लो। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आराम से कवर कर सकते हो अच्छे से, कोई भी पॉइंट। पूरे अधिनियम को ढंग से समझना है, अच्छे से सारी बातों को क्लियर करना है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके बारे में 2 बातें अगर सुनना तो और सुन लो मेरी बात को, अगर सुनना चाहते हो ढंग से आपको बता दूं। ये आपका CCPA, ये नई विचारधारा है, पहले ये नियम। इसके बारे में आपको 3 बातें मैं बता देता हूं। एक तो इसकी जो परिभाषा दे रखी है वो इस अधिनियम की धारा नंबर 2(10) में दे रखी है परिभाषा। तो इसका जो गठन दे रखा है वो गठन दे रखा धारा नंबर 10(1) में दे रखा। गठन जो है वो कौन सी सरकार के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। और कौन से स्तर पे किया जाएगा, केंद्र स्तर पर किया जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो कौन से दिल्ली में, नई दिल्ली में रहता है। और इसका जो है चीफ कमिश्नर जो होगा आपका, यानी जो आपका मुख्य आयुक्त होगा, वो इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, जो कि एक प्रकार की संस्था होगी, सरकार के अंडर में काम करेगी। बस इतना जानना, ये नई बात है इसमें। साइड में लिख लेना आराम से। परिभाषा धारा नंबर 2(10) में दे रखी है। गठन 10(1) में केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा।
नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होगा। ओके, साथ साथ अपन जानते हैं नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ साथ अपन जानते हैं चीफ कमिश्नर जो होगा उसका अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, जिसके कार्यकाल का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं होगा। बस बात कर, उपभोक्ता मामलों का अधिकारों के नियामक की रेगुलेटरी का कार्य करेगी। मतलब ये इस पूरे अधिनियम को उपभोक्ता के अधिकारों को, उपभोक्ता के हितों को पूरी तरह से रेगुलेट करने वाली जो सबसे बड़ी जो संस्था बनाई है, उस संस्था का नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ये इस संस्था का नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की बात करते हैं। ये चैप्टर आपका चाहे रीट के एग्जाम्स की तैयारी करो, चाहे तुम कॉमर्स के एग्जाम्स की तैयारी करो, तुम्हारा कभी भी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक गारंटी है, अगर आपने ढंग से लेक्चर को सुना है, एक एक शब्द को समझा है तो। धाराएं जितनी काम की थी वो सारी बता दी। मैं चाहूं तो तुमको 107 की 107 धाराएं लिखा सकता हूं, लेकिन कोई मतलब की नहीं, किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं। मेन बात है इतना सा याद रख लेना कि टोटल चैप्टर कितने हैं 8 और टोटल धाराएं कितनी है 7। 1 से लेकर 2 धारा चैप्टर नंबर 1 में है, जो कि आपका होता है। चैप्टर 2 में 3 से 9 है, 3 में 10 से 27 है और 4 में 28 से 73 है। ओके, इतना। जब 3 1 की बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। 6 1 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है और 8 1 में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद है। इतना एर्गो 28 1 में आपके जिला मंच है, 42 1 में राज्य आयोग है और 53 1 में राष्ट्रीय आयोग है और 10 1 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बात खत्म। 1 करोड़ तक के मामलों का निपटारा जिला मंच करेगा, 1 से 10 करोड़ तक के मामलों का राज्य आयोग करेगा और 10 करोड़ से अधिक के मामलों का निपटारा राष्ट्रीय आयोग करेगा। उपभोक्ता के टोटल 6 अधिकार होते हैं, वैसे होते 8, तो आपको 8 अधिकारों के नाम भी पता होने चाहिए कि सुरक्षा का अधिकार क्या कहता है, पसंदगी का अधिकार क्या कहता है, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रतिपल का अधिकार, क्षति, ये सारे अधिकार तुम्हें पता होना चाहिए। जॉन कैनेडी के द्वारा इन अधिकारों को दिया गया था। जॉन कैनेडी अधिकारों को बताता है, ये बात बताए, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए 20 जुलाई 2020 के अंदर हमारा नया कानून बन जाता है। इस नए कानून का नाम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 होता है, जिसको 30 जुलाई 2019 में लोकसभा मंजूरी देता है। 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा मंजूरी देती है। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है और 20 जुलाई 2020 में ये कानून पूरे भारत में पूरी शिद्दत के साथ लागू कर दिया जाता है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बात खत्म। इतना सा चैप्टर है। टोटल अध्याय 8, धारा 107 होती है, जहां पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए परिषदें बनाई गई है और उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए 3 स्तर पर 3 जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। बस खत्म। अब बताओ क्या चीज समझ नहीं है आप लोगों को? बताइए, कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार के मन में डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई मन में खलबली मच रही हो कि नहीं सर है दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बताइए। कोई डाउट किसी के मन में? हाँ या ना? फिर आप रवाना हो जाओ घर पे। आज के लिए इतना पढ़ेंगे, बाकी बातें अगली क्लास। इसी को कवर करो आज अच्छे से पूरी तरह, बाकी बातें अगले क्लास में।